दूसरा प्रोटोकॉल क्या आता है, दैट इज योर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में आपने सुना होगा, व्हाट इज द ब्लूटूथ, आप यूज ही करते हो ब्लूटूथ। और आजकल कौन सी आ रही है, ब्लूटूथ लो एनर्जी, BLE, है ना। ब्लूटूथ लो एनर्जी जो है उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है, 50 मीटर है। कन्वेंशनल की आपकी कितने तक होती थी, 10 मीटर तक होती थी, ठीक है। और उसकी कुछ जो स्पीड है वो भी ज्यादा हो जाती है। सो ब्लूटूथ इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज whose primary media access control is centralized TDMA बेस्ड प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले जाए व्हाट इज द ब्लूटूथ, ब्लूटूथ इज नथिंग बट दी TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वही टाइम स्लॉट के बेसिस पे। ब्लूटूथ इज डिजाइंड to replace cables and infrared links used to connect disparate electronic devices such as cell phones, headset, PDA, digital cameras, notebook, computers and their peripherals with one universal short range radio link। हमें पता है कि भाई ब्लूटूथ क्या होती है, हम यूज ही करते हैं, लेकिन ठीक है इसने वायर को, वायर्ड जो चीज थी उसको वायरलेस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वायरलेस भी हम कनेक्ट कर सकते हैं दो डिवाइसेस को। बट द थिंग इज कि वो ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए और उसकी स्पीड भी फिक्स है। आजकल कौन ही यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, क्या कोई ब्लूटूथ को यूज करता है क्या, नहीं करता। सो ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन द 2.45 गीगाहर्ट्ज ISM फ्रीक्वेंसी बैंड। ब्लूटूथ का फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। इट्स फिजिकल लेयर इज बेस्ड ऑन अ स्यूडो रैंडम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्कीम, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी स्यूडो रैंडम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्कीम यूज करती है विद अ हॉपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.6 किलोहर्ट्ज तक and a scheme for hopping sequence allocation. A set of 79 hop carriers are defined with 1 megahertz spacing। तो एक तरीके से यहाँ पे चैनल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है, ये गार्ड बैंड होता है, वो कितना होता है, 1 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ये ऑलमोस्ट आपका कितना होता है, 10% के करीब होता है, ठीक है, जो भी आपका टोटल बैंडविड्थ होगा। वाइल इन द केस ऑफ BLE के अंदर ये 2 मेगाहर्ट्ज होता है, यानी गार्ड बैंड वहां पे बढ़ जाता है ताकि इंटरफेरेंस होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाए। Each hop sequence defines a Bluetooth channel which can support 1 Mbps। ये कितने तक डेटा सपोर्ट कर सकती है, that is 1 megabits per second। A group of devices sharing a common channel is called as piconet। अगर मान लो कुछ डिवाइसेस जो सेम चैनल को शेयर कर रही हैं, that is called as your piconet। Each piconet has a master unit which control access to the channel। अब हर एक पिको मिनट के अंदर मान लो 2-3 डिवाइसेस सेम चैनल के अंदर हैं, तो अब इसमें क्या होगा, एक मास्टर होगा, ठीक है। मास्टर, क्योंकि ये वैसे भी कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करती है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, है ना, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। और कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आती है, IEEE 802.15, ठीक है। So, and at most 7 slaves devices as group participants। Each channel is divided into 625 millisecond slots। Each piconet is assigned a unique frequency hopping pattern determined by the master's Bluetooth device address, 48 bits and clock। तो ये आपका इतने बिट्स का होता है। All slave devices follow their piconet assigned hopping sequence। Different piconets use different hopping sequences, thereby guaranteeing their coexistence, ठीक है। पिकोनेट जो होता है वो कैन बी इंटरकनेक्टेड वाया अ ब्रिज नोड्स टू फॉर्म लार्जर एडहॉक नेटवर्क्स रेफर्ड एज द स्कैटर नेट्स, ठीक है। तो पिकोनेट्स जो होते हैं मतलब जो सेम वो डिवाइसेस जो सेम शेयरिंग चैनल यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी इंटरकनेक्टेड वाया द ब्रिज के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं और वाया द लार्जर एडहॉक नेटवर्क्स, है ना। एडहॉक्स मतलब एक तरीके से टेम्परेरी काइंड ऑफ थिंग। सो विद इन अ पिकोनेट the master assigns each slave device a unique internal address of 3 bits। तो आपका मास्टर क्या करता है, वो हर एक स्लेव जो होता है उसको एक यूनिक इंटरनल एड्रेस जो होता है ऑफ 3 बिट्स का असाइन करता है। एक्सेस टू द चैनल इज रेगुलेटेड यूजिंग अ स्लॉटेड टाइम डिवीजन डुप्लेक्स, ठीक है। जो एक्सेस दिया जाता है वो किसके बेसिस पे दिया जाता है, यूजिंग द TDD। TDD इज व्हाट, दैट इज योर टाइम डिवीजन duplex protocol in which the master uses a polling protocol। अब आपको समझ में आ रहा होगा polling क्या होता है। polling पता है आपको, polling is a, polling में क्या होता था, दैट इज योर डिमांड बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। डिमांड बेस्ड प्रोटोकॉल में आप क्या करते थे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर कह सकते हैं या कंट्रोलर कह सकते हैं। नीचे क्या होते थे, स्लेव्स होते थे। मास्टर क्या करता था, पोलिंग के अंदर हर एक स्लेव को
क्या जिसको भी जरूरत होती थी उसे बेस्ड ऑन दैट एलोकेशन प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। तो ये सबको एक कॉमन पैकेट क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था, है ना। सो अ ब्लूटूथ फ्रेम रिप्रेजेंटिंग वन पोलिंग epoch consists of two slots during which a packet can be exchanged between the piconet master and the slave being polled, ठीक है। तो मतलब उस स्लेव के बीच में और मास्टर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। अब यहाँ पे आपस में कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होता मास्टर स्लेव, इसमें क्या होता है, स्लेव और मास्टर का ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो पहले ये अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे, फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेंड कर दी जाएगी। A slave can A slave can communicate in a slot only if the master has address in a previous slots. Packets जो होते हैं कैन बी, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्लेव जो होता है वो कम्युनिकेट कर सकता है स्लॉट के साथ ओनली इफ द मास्टर हैज एड्रेस्ड इट इन अ प्रीवियस स्लॉट्स। पैकेट्स can be 1, 3 or 5 time slots long and are transmitted in consecutive slots. A packet can be more than one slot long if the communication is asynchronous, ठीक है। तो आपके पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो पैकेट जो है वो आपके कैसे हो सकते हैं। सो टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, अब मेन प्रॉब्लम, मेन चीज क्या है आपकी मैक की, कि आपको एनर्जी के प्रोटोकॉल्स की एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करना है। तो आप क्या करोगे, वही उसको स्लीप मोड्स में काम डालना है, क्या करना है। सो ब्लूटूथ स्पेसिफाई 4 ऑपरेशनल मोड्स। अब ब्लूटूथ के अंदर क्या होता है, 4 होते हैं एनर्जी के लिए। एक होता है एक्टिव, स्नीक, स्निफ, होल्ड एंड पार्क, 4 मोड्स हैं। एक्टिव मोड क्या है, इन द एक्टिव मोड द स्लेव लिसन्स फॉर पैकेट ट्रांसमिशन फ्रॉम द मास्टर। अब वो एक्टिव मोड के अंदर स्लेव लिसन करेगा, ठीक है, कि भाई transmission from the master. On receiving a packet, it checks the address and packet length field of the packet header. If the packet does not contain its own address, the slave sleeps for the duration of the remaining packet transmission. तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा है आपका ब्लूटूथ में कौन सी यूज करते हैं, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो मास्टर है और यहाँ पे क्या है आपके स्लेव्स हैं। अब मास्टर ने एक पैकेट भेजा सभी को, ठीक है, मास्टर ने सभी को। तो अब हमने कहा कि भाई ब्लूटूथ के अंदर 4 मोड हो रहे हैं। एक तो हो रहा है एक्टिव मोड, एक हो रहा है आपका स्निफ, एक होता है आपका होल्ड और चौथा होता है आपका पार्क, ठीक है। तो अब आपने मास्टर ने क्या करा, ब्रॉडकास्ट करा। तो जैसे ही आपको स्लेव को मिला ये पैकेट, पहले ही सब वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास मास्टर पैकेट भेजेगा। अब मास्टर ने पैकेट को सेंड करा, तो जो आपके 4 स्लेव्स हैं उनमें से हर एक स्लेव क्या चेक करेगा कि भाई जो पैकेट आ रहा है, पैकेट जो भी होता है, पैकेट हमें पता है क्या होता है, उसमें एक तो हेडर होता है और एक डेटा होता है। तो हेडर फील्ड के अंदर क्या होता है, आपको पता है सोर्स का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, एरर वगैरह के बारे में होता है। तो अब वो क्या करेगा कि उसमें चेक करेगा कि भाई मेरा एड्रेस है कि नहीं है इस पैकेट में। अगर उसे उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, दैट इज योर स्लीप स्टेट, ठीक है। So if the packet does not contain its own address, the slave sleeps for a duration of the remaining packet transmission. The intended slave, however, remains active and receives the packet payload in the following reserved slots. तो हमें पता है कि अगर मान लो इनमें से एक तो कोई ऐसा होगा ना जिसका वो पैकेट होगा या जिसका एड्रेस होगा, तो मान लो इसका था वो एड्रेस, तो फिर वो क्या करेगा, एक्टिव मोड के अंदर रहेगा, ठीक है। और वो अपना क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा बेस्ड ऑन द उसके टाइम स्लॉट मोड के। लेकिन ये टीडीएमए स्कीम भी तो फॉलो कर रहा है ना, तो उसका टाइम स्लॉट के बेसिस पे। So the intended slave, however, remain active and receives the packet payload in the following reserved slot. The sniff mode. अब दूसरा मोड कौन सा है आपका ब्लूटूथ में, that is your sniff mode. So sniff mode is intended to reduce the duty cycle of a slave's listen एक्टिवली, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका कि आपका एक्टिव पीरियड है उसको खत्म करता है ये। इन दिस मोड द मास्टर ट्रांसमिट टू द स्लेव ओनली इन स्पेसिफिक पीरियड टाइम स्लॉट विद इन अ प्रिफर्ड स्निफ टाइम इंटरवल। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इस मोड के अंदर क्या होता है, हमें ड्यूटी साइकिल को रिड्यूस करना है।
रिड्यूस करना है मतलब ऑन अपॉन ऑन प्लस ऑफ होता है, आपको पता है ड्यूटी साइकिल। तो ऑन टाइमिंग एक तरीके से एक्टिव टाइम को कम करना है। तो एक्टिव टाइम को कम करना है, इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने कहा कि भाई हम अब ऑन मोड में तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर देते हैं कि भाई 1 मिली सेकेंड तक ही एक्टिव रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, या 2 मिली सेकेंड तक, जितना भी उनका टाइम डिफाइन होगा उस बेसिस पे, ठीक है। तो ये वाला मोड कौन सा हो गया आपका, स्निफ मोड हो गया, ठीक है। और उसे हम क्या कह देते हैं, स्निफ टाइम इंटरवल। A slave in sniff mode listens for the master transmission only during the specified time slots के लिए for any possible transmission to it, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए ही उसको लिसन करेगा। इन द होल्ड मोड अ स्लेव गोज इनटू द स्लीप। और अब तीसरा मोड कौन सा है, होल्ड, है ना, एक्टिव, स्निफ, होल्ड एंड पार्क। तो आपका होल्ड है, तो होल्ड के अंदर क्या होता है, व्हेन द होल्ड टाइम एक्सपायर्स द स्लेव रिटर्न्स टू द एक्टिव मोड। जैसे होल्ड टाइम आपका एक्सपायर होता है, हाँ आपका होल्ड कौन सा है, स्लेव गोज इनटू द स्लीप मोड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। आपको पता है कि आप जो स्लेव है उसको एनर्जी कंजम मतलब एनर्जी को सेव करने के लिए उसे स्लीप स्टेट के अंदर भेज रहे हो। तो स्लीप स्टेट के अंदर भेज रहे हो तो आपका जिस भी स्पेसिफिक टाइम के लिए वो स्लीप स्टेट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज योर होल्ड टाइम, ठीक है। सो व्हेन द होल्ड टाइम एक्सपायर, जैसे ही होल्ड टाइम एक्सपायर होता है, द स्लेव रिटर्न्स टू द एक्टिव मोड। इन द पार्क मोड के अंदर क्या होता है, द स्लेव स्टेट इन द स्लीप स्टेट फॉर एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, होल्ड टाइम होता है, उसके बाद वो वापस से एक्टिव में आ जाता है। पार्क मोड में क्या होता है, स्लेव स्लीप स्टेट में ही होता है फॉर कोई भी मतलब उसका कोई टाइम डिफाइन नहीं है। द मास्टर हैज टू अवेक द स्लेव एक्सप्लिसिटली एंड ब्रिंग इट इनटू द एक्टिव मोड एट अ फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो उसको अवेक करना पड़ता है उस केस में, लेकिन होल्ड मोड के अंदर अवेक थोड़ी करना पड़ता है, जस्ट लाइक हमारे फोन की तरह। वो कॉल तो लगी हुई है लेकिन होल्ड पे डाल दी उसको, लेकिन वो क्या होगा, आप वापस से उसको रिट्रीव कर लोगे। लेकिन पार्क मोड में क्या है कि भाई आपने उसे अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए उस स्लीप मोड के अंदर का चला गया, है ना। मतलब एक तरीके से पूरी कॉल कट हो गई, अब उसके बाद जब भी आपको बात करनी है तो फिर से कॉल मिलाओ वाली बात। So Bluetooth specifies four types of communication between nodes within and across piconets. पिकोनेट्स क्या थे आपका, सेम जो डिवाइसेस जो है वो सेम चैनल को अगर शेयर कर रहे हैं तो वो नेटवर्क आपका पिकोनेट कहलाएगा। सो इंट्रा इंट्रा पिकोनेट यूनिकास्ट, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है नोड्स के बीच में, ठीक है, विद इन अ पिकोनेट। सो इंट्रा पिकोनेट ब्रॉडकास्ट टू सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग by a slave of all participants within its piconet. इंटर पिकोनेट्स यूनिकास्ट क्या होगा, फॉर पिकोनेट टू पिकोनेट, है ना, इंटर। और इंट्रा क्या होता है आपका, इंट्रा होता है विद इन, है ना, कम्युनिकेशन। एंड इंटर पिकोनेट ब्रॉडकास्ट फॉर पिकोनेट टू ऑल स्केटर नोड कम्युनिकेशंस। तो ये वाली चीज है। इंट्रा पिकोनेट यूनिकास्ट क्या है, कम्युनिकेशन। The source slave writes its own MAC address in the corresponding field of the data packet and set it the forward field to 1 and the destination address of the packet to the trigger destination node, ठीक है। So upon receiving the message, the master checks the forward field. If it is set, the master replaces the MAC address field with the MAC address and sends the message to the intended slave device indicated by the destination address of the ओरिजिनल पैकेट। देखो इसमें एक ही चीज है इसको समझने के लिए सबसे अच्छी, मास्टर हैं आपके और क्या है, स्लेव्स हैं आपके। तो जो मास्टर से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो, हर एक नोड आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये पहले आपको क्या करेगा, भाई इसने एक ब्रॉडकास्ट करा तो इसका एड्रेस मिल गया, इसने इसको इन्फॉर्मेशन भेजी, अब मास्टर ने ये इन्फॉर्मेशन दूसरे को भेज दी, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो for inter-piconet unicast communication, the source device sends the data packet with its own MAC address and sets the forward to 1, the broadcast field to 1, and destination address to the relay of the next piconet.
फर्दरमोर द सोर्स डिवाइस सेट्स द राउटर वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि आपका जो सोर्स डिवाइस है वो आपकी फील्ड्स जो होती है ना उनके बेसिस पे ही आपको पता चलता है। जैसे उसमें जो एड्रेस लिखा होता है या उसे आगे जाना है या नहीं है, तो ये सब उसमें डिफाइन होता है। मतलब उसकी सेट रीसेट की वैल्यू से हम पता लगाते हैं या मास्टर पता लगाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट फील्ड को 1 कर दिया या फॉरवर्ड फील्ड को 1 कर दिया। उसके अलावा एक और चीज होती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग वेक्टर फील्ड, आरवीएफ जिसे कहते हैं, ऑफ द पैकेट टू कंटेन द लॉजिकल पाथ टू द टारगेटेड डेस्टिनेशन डिवाइस इन द इंटेंडेड पिकोनेट। बेसिकली आपको पता है राउटिंग क्या होती है। राउटिंग मतलब इंटेंडेड जिसको सेंड करना है उसका राउट प्रोवाइड करना। सो आरवीएफ इज अ सीक्वेंस ऑफ टपल्स ऑफ द फॉर्म, इस तरीके से लॉक आईडी आप देते हो, लोकल आईडी मैक एड्रेस, वेयर लॉक आईडी रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ द लोकल मास्टर एंड मैक एड्रेस इट्स करस्पॉन्डिंग पिकोनेट मैक एड्रेस। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई स्लेव या सोर्स जो भी जनरेटर है, अब वो राउट अगर प्रोवाइड करवाएगा तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से लिखता है कि एक तो लोकल आईडी होती है, किसकी होती है, जिस भी लोकल मास्टर के पास उसको जाना है, और उसके अलावा उस जो आपका होगा वहां पे एड्रेस होगा, ठीक है, एंड मैक एड्रेस होगा, इट्स करस्पॉन्डिंग टू द पीक मैक, मतलब पिकोनेट एड्रेस जिस भी नेटवर्क में है। So upon receiving the message, the master forward it to the relay node. The relay extracts from the RVF the next pair containing the local identity and the MAC address of the master and send the message to this master. ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो आगे कम्युनिकेट करते रहते हैं। So this process is repeated until the RVF becomes empty. तो जब तक कि RVF आपका क्या है, RVF राउटिंग वेक्टर फील्ड खाली नहीं हो जाती तब तक वो सेंड करते रहते हैं आगे, ठीक है, becomes empty signaling that the destination device has been reached। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे फॉर इंटर पिकोनेट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन द सोर्स डिवाइस क्रिएट्स अ पैकेट containing its own MAC address and sets the forward and broadcast field of the packet to 1 and the destination address to 000। ठीक है, तो आपका इंटर पिकोनेट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, सोर्स डिवाइस जो होगी वो एक पैकेट को क्रिएट करेगी जिसमें उसका खुद का एड्रेस होगा, ठीक है, और फिर क्या करेगी कि वहां पे जो फॉरवर्ड और ब्रॉडकास्ट फील्ड होगी ना, जो उसके हेडर में या जहां भी होगी, उसको 1 1 कर देगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन एड्रेस को क्या डालेगा, 000, है ना, क्यों, क्योंकि अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। सो द पैकेट इज देन सेंड टू द मास्टर व्हेन द मास्टर नोटिस दैट द ब्रॉडकास्ट फील्ड इज सेट टू 1, इट सेंड्स द पैकेट टू ऑल द स्लेव विद इन द पिकोनेट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जीरो हर एक को भेज देगा, इंक्लूडिंग रिले नोड। व्हेन अ रिले नोड रिसीव्स द ब्रॉडकास्ट पैकेट इट फॉरवर्ड्स टू ऑल द मास्टर टू विच इट इज कनेक्टेड एक्सेप्ट द वन फ्रॉम विच इट केम। ठीक है, तो ये रिले नोड एक होता है, वही सेंसर नोड्स होते हैं, तो वो क्या करेगा कि जिस मास्टर से आया उसके अलावा सारे मास्टर्स को भी वो भेज देगा। मतलब मास्टर सारे स्लेव को भेजने का काम कर रहा है। अब इनमें हमने आपने एक रिले नोड डिफाइन कर दिया, ये क्या कहती है, ये क्या कर रहा है, जितने भी दूसरे मास्टर से कनेक्ट हुआ है उनको भेज रहा है, सिवाय आपके जो जिस मास्टर से वो चीज आई है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ब्लूटूथ था। ब्लूटूथ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपका कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करेगा, कौन कौन से उसके ब्लूटूथ के क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एवरीथिंग इज गिवन है। ठीक है।